आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी में शब्द रचना के ऊपर। दोस्तों, इससे पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने वर्ण रचना को देखा। आज हम शब्द रचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और आज हम शब्द रचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि शब्द, सबसे पहली बात तो शब्द किसे कहेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इससे पिछले वर्ण की बात करेंगे, क्योंकि वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण से फिर शब्द और शब्द से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वर्ण यानी कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को हमने क्या कहा था, वर्ण कहा था। और यही वर्णों से मिलकर वर्णों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द कहते हैं। और शब्द मिलकर क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो शब्द की बात करें तो वर्णों के जो सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या दूसरी भाषा में बात करें तो जब एक से ज्यादा वर्ण आपस में क्या करते हैं, संघात करते हैं, मतलब कि मिलते हैं और सार्थक रूप से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई न कोई अर्थ हो। जैसे हमने कोई सा वर्ड मिलाया, ग च ट त प, तो ये क्या कोई वर्ण, ये कोई शब्द नहीं बनता है। तो दोस्तों, ऐसा शब्द बने जो ऐसे वर्ण मिले कि जिससे कोई न कोई जिसका अर्थ निकलता हो। दो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, श्याम, गीता, सीता, आकाश, देवता, पृथ्वी, किसी का काम काज, रोटी, पानी, ये वो सब हम क्या कर सकते हैं, जिनका सार्थक संघात हो, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। नहीं तो आप ग ज ड द ब आ का पा की, ये क्या है, ये दोस्तों सार्थक संघात नहीं हो रहा है, इनको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो किसी न किसी का क्या होना चाहिए, सार्थक संघात। यानी वर्णों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जब एक से ज्यादा वर्ण आपस में संघात करते हैं, यानी कि मिलते हैं, सार्थक रूप से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, आकाश, देवता, पृथ्वी, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है दोस्तों, सार्थक शब्द है। अब शब्द के दोस्तों दो रूप होते हैं, आगे चलकर हम डिवाइड करते हैं। तो शब्दों के दो रूप होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। तो पहले हम बात कर ले निरर्थक शब्दों की, जैसे कि जिनका निरर्थक मतलब बिना अर्थ के, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम दिन भर में न जाने सैकड़ों शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो निरर्थक शब्द, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई काम वाम है कि नहीं, तो काम का तो मीनिंग निकलता है, लेकिन वाम का कोई मीनिंग नहीं है। फिर हम बोलते हैं कोई मेहमान आते हैं तो भैया रोटी वाटी खाई कि नहीं, तो रोटी वाटी, तो रोटी का मतलब है लेकिन वाटी का कोई मतलब नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि भैया पानी वानी पिया कि नहीं, तो पानी का मतलब है लेकिन वानी का मतलब कोई नहीं है। फिर हम हमारे दोस्तों में ये भी बोलते हैं कि क्या, क्यों आपने कोई लड़की वड़की देखी कि नहीं, शादी वादी विवाह के लिए आपने लड़की वड़की देखी कि नहीं, तो लड़की का मीनिंग निकलता है, वोटकी का मीनिंग नहीं निकलता है। फिर हम बोलते हैं कि यार क्या भैया सोहन वहन आया कि नहीं, तो सोहन वहन, तो सोहन का मतलब निकलता है। और हम दिन भर कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं, जिससे हम कहते हैं अनाप शनाप। तो अनाप शनाप भी दोस्तों क्या है, ये निरर्थक वर्ड है। उल्टा पुल्टा, सब काम इन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। तो उल्टा पुल्टा, उल्टा का मतलब है लेकिन पुल्टा का मतलब दोस्तों कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो ये भी निरर्थक वर्ड है। हम बोलते हैं कि भैया क्यों काम वाम है कि नहीं, तो काम वाम। फिर खाना वाना खाया कि नहीं, तो खाना वाना, तो खाना का मतलब समझ गए कि खाना होता है, सार्थक वर्ड है, लेकिन वाना का कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे दोस्तों हम सैकड़ों मतलब दिन भर में ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि निरर्थक शब्द का मतलब क्या है, बिना अर्थ के। राम वाम, रोटी वाटी, पानी वानी, लड़की वड़की, सोहन वहन, अनाप शना, उल्टा पुल्टा, काम वाम, खाना पीना, खाना वाना, खाना पीना तो दोनों हो जाएगा, खाना और पीना दोनों हो जाता है, ये सार्थक वर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है निरर्थक शब्द के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं सार्थक शब्द के बारे में। सार्थक शब्द का मतलब समझ चुके होंगे कि जिसका कोई न कोई अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के दोस्तों भेद, कुल भेद 5 होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एक होता है रचना के अनुसार, एक होता है उत्पत्ति जन्म के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, और पांचवा है रूप विकार या प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों रचना के आधार पर हमने 3 इनमें हम बांटेंगे, आगे चलकर सबको फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लो, हर छोटी से छोटी चीज हम उसको देखने वाले हैं। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर 5 प्रकार के ये होते हैं, उत्पत्ति, जन्म या स्त्रोत या इतिहास के आधार पर हम इसको बांटेंगे शब्दों को, सार्थक शब्दों को। तो कितने, 5 प्रकार के मिलेंगे हमें। अर्थ के आधार पर दोस्तों हम 4 प्रकार बांटेंगे, और काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर 3 प्रकार में बांटेंगे, और रूप विकार या प्रयोग के आधार पर 2 उसके भेद बनाएंगे। तो पहले हम बात करें
रचना के अनुसार, तो रचना के अनुसार दोस्तों, रचना के आधार पर देखा जाए तो इसके हमने तीन कुल शब्द भेद बांटे गए हैं। तो रचना के आधार पर तीन कौन कौन से हैं? तो एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है योग रूढ़ और एक होता है यौगिक शब्द। हम आगे भी बहुत सारी चीजें सब देखेंगे आपने, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर और पर्यायवाची, विलोम, समोच्चारित, देशज, अनेकार्थी, विकारी, अविकारी, सब तमाम चीजें दोस्तों हम देखने वाले हैं। आप बस धीरज रखिए, धैर्य रखिए। तो आज हम किसके बारे में देख रहे हैं? अभी फिलहाल में रचना के आधार पर, इसके सार्थक शब्दों को हमने रचना के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमने इनको तीन भागों में बांटा है। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है योग रूढ़ और तीसरा होता है यौगिक शब्द। एक एक करके सबको देखेंगे आराम से। रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। क्या देखा हमने कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, मतलब कोई भी शब्द है तो उनके हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल में देखें तो दोस्तों, जैसे मैंने लिखा घर, तो घर और घर को हम अलग अलग नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसके बाद आंगन, आंगन में कभी हम कभी अलग करेंगे तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। जैसे पुस्तक, कार, कलम, कुर्सी, टेबल, टाट, जल, इनको हम क्या अलग नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द में हम शब्दों का विभाजन नहीं कर सकते दोस्तों, ये आप समझ चुके होंगे। सेकंड है रचना के आधार पर ही योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। इसका मतलब समझे आप। पहले रूढ़ शब्द के बारे में क्या बोला कि जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अब यहाँ पर योग रूढ़ का मतलब क्या हो रहा है कि जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि गजानन, दशानन। दशानन हमने जैसे ही बोला, दो रूढ़ शब्द मिले, दश और आनंद मिलकर बना, तो ये हमको मालूम पड़ गया कि ये किसका नाम है? तीसरे का अर्थ दे रहे, मतलब कौन है? रावण। लंबोदर, चतुर्भुज, चारपाई, चौपाया, चतुरानन, तो ये सब हमने क्या सबके मतलब यूं कि दो रूढ़ शब्द मिल रहे हैं और कोई तीसरा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। यौगिक की बात करें दोस्तों, यौगिक शब्द क्या होते हैं? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय यानी कि शिक्षा का घर। तो दोस्तों ये जो दो रूढ़ शब्द मिले हैं यहाँ पर, विद्या और आलय, जिनका क्या होता है? रूढ़ शब्द का जिनका विभाजन नहीं होता। योग रूढ़ मतलब क्या? दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरे का अर्थ देते हैं। यौगिक शब्द का मतलब क्या? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। जैसे विद्यालय, रेलगाड़ी, घुड़सवार, पलंगपोश, महादेव, सिनेमा घर, पाठशाला, विद्यार्थी, स्नान गृह, ये सब बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हमने सार्थक शब्दों को दोस्तों रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमने देखा, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। अब बात करने वाले हैं दोस्तों, सार्थक शब्दों को हम भेद करने वाले हैं स्रोत या इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। सिंपल सी बात याद रखें, उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार में हम डिवाइड करने वाले हैं। पहला हो जाएगा जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। ये 5 हो गए, तो 5 इनका हम मीनिंग निकालते हैं। और हर जैसे तत्सम है तो तत्सम का दोस्तों लास्ट में एक वीडियो अलग ही रहेगा, तद्भव का अलग रहेगा, देशज का अलग रहेगा, विदेशी का अलग रहेगा, संकर का अलग रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हम समझने वाली बात है कि शब्दों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, जबकि हम इनके बारे में ज्यादा जानकारी ज्यादा डीप में हम पढ़ेंगे तो दोस्तों हम अलग ही अलग पर्टिकुलर अलग अलग सबका वीडियो ऑडियो बनाएंगे। तो अभी हमने देख रहे हैं कि उत्पत्ति या जन्म के आधार पर हम बात करें तो दोस्तों 5 प्रकार से हम सार्थक शब्दों को भेद करते हैं यानी बांटते हैं। पहला हो गया तत्सम। तो तत्सम का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तत् धन सम, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, उसके समान। तो दोस्तों किसके समान? तत्सम का मतलब ये है तत् धन सम, तत् आने उसके, सम आने समान, तो उसके समान। तो उसके समान का मतलब क्या हुआ? हिंदी के जो शब्द संस्कृत के समान हो। किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यो के त्यो हमारे हिंदी में आ गए हैं उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे मैंने कहा कुक्कुर, आज भी हम कहीं कहीं प्रयोग करते हैं कुक्कुर। कुक्कुर का मतलब होता है क्या? कुत्ता।
तो कुक्कुर कौन सा वर्ड हो गया? तत्सम। यानी डायरेक्टली बात याद रखें कि जो संस्कृत के वर्ड है वो डायरेक्टली हिंदी में आ गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। मयूर बोलते हैं तो मयूर दोस्तों तत्सम है, अब उसका वर्तमान नाम हम मोर बोलते हैं। आम्र, आम्र को हम तत्सम है, आम उसका नया नाम है। ग्रह, ग्रह को हम तत्सम बोलते हैं, और अभी वर्तमान में ग्रह को हम घर बोलते हैं। तो ये दोस्तों तद्भव हो गया। अब जस्ट अपोजिट है, तद्भव किसे किसे कहते हैं? तो तद, धन, भव। तद का मतलब इस प्रकार से, और भव का मतलब होता है होना। तो इस प्रकार से होना, तो किस प्रकार से होना? तो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होने वाले जो है उनको क्या कहते हैं हम? तद्भव। जैसे मैंने अभी कहा कुक्कुर, तो कुक्कुर दोस्तों तत्सम हो गया, जो संस्कृत से ज्यो का त्यों आ गया था उसको हमने हिंदी में चेंज किया, तो उसको कुक्कुर को क्या बना दिया? कुत्ता। तो कुत्ता क्या हो जाएगा? तद्भव। जैसे वो दोस्तों तांडुल्य हो गया, तांडुल्य तत्सम वर्ड है, और उसको हमने वर्तमान में क्या बोलते हैं? चावल। फिर इसके बाद हम बात करें गोधूम, तो गोधूम को तत्सम वर्ड है, और वर्तमान में हम बात करें तो उसको हम गेहूं बोलते हैं। अब बात करें मयूर की, तो मयूर तत्सम है, मोर उसका तद्भव है। आम्र, आम तत्सम है, और तद्भव क्या है? आम है। ग्रह, ग्रह जो है तत्सम है, और घर क्या है? तद्भव है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ चुके होंगे, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम को हमने देखा, तत् धन सम, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, तो उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो कहते हो डायरेक्टली संस्कृत में के वर्ड हमारे हम देख रहे हैं हिंदी में अभी वर्तमान में यूज करते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव का मतलब क्या? तद धन भव। तद मतलब इस प्रकार से, भव ने होना, तो इस प्रकार से होना। तो किस प्रकार से? तो संस्कृत से परिवर्तित होकर कहाँ हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्डों को, वर्णों को, अक्षरों को, शब्दों को क्या कहते हैं हम? तद्भव कहते हैं। आगे बात करें देशज, देश धन ज। तो देश धन ज का मतलब क्या होता है? देश का मतलब गांव से, जन्मे, पैदा होने वाला, और ज से मतलब जन्म। तो गांव की, अब देशज की परिभाषा सिंपल सी किसी बुक में नहीं मिलेगी, आप सिंपल सी परिभाषा इसकी याद रखें। देशज शब्द किसे कहेंगे? देशज शब्द गांव की सीमा में पैदा होकर गांव की सीमा में ही सिमट कर रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। समझे फिर से, गांव की सीमा में पैदा हुआ कोई वर्ड या शब्द और गांव की सीमा में ही सिमट कर रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे मेहरारू, मेहरारू दोस्तों पत्नी को कहा जाता है। मनसेंधु किसी व्यक्ति को कहा जाता है। लोटा, थरिया, डेबरी, मनई, गोरू, ये सब क्या है? देशज शब्द है। इसके अलावा भी जैसे दोस्तों देशज शब्द हम देखें तो कोड़ी, पगड़ी, ढोंगी, ढोंग, खिचड़ी, भोपू, भोंदू, डांग, डाकू, पेटू, चपेट, चपटे, आहा, आहारी, कुइया, मटका, मोड़ा, मोड़ी, थोता, अटपटा, लुगाई, पुचकारना, विदकना, डिबिया, सटकना, भटकना, फटफटिया, फटफटिया, चिलगाड़ी, छोरा, छोरी, गागर, कलई, लुच्चा, भड़ा, सनकी, डुगडुगी, ये सब किसके नाम है दोस्तों? देशज वर्ड के हैं। जैसे और भी है बक बक करना, काय काय करना, जगमग, ठसा ठस, है ना। जैसे हम बोलते ना कि हम इधर से बैठ कर गए एग्जाम देने तो ठसा ठस गए। धड़ाधड़, चूचू, पोपो, चेचे, छप छप, झरझर, टप टप, टेटे, ये सब क्या है दोस्तों? देसी, देशज वर्ड है, देशज शब्द है, जो कि क्या हुआ था कि गांव की सीमा में पैदा होकर गांव की सीमा में ही सिमट कर रह जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। अब देखने वाले हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मतलब ये कि देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। मतलब भारत का न हो, बाहर का जो भी शब्द आया है उसे हम क्या कहेंगे? विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे टाइम टेबल, अपील, टाइप, टेम्पो, टेबल, डिग्री, कैमरा, रजिस्टर, लाइन, पेंसिल, आर्मी, सीनियर, टेम्परेचर, फिल्म, बंकर, आयल, एजेंट, कार, बस, टेलीफोन, थिएटर, टेलीविजन, रेल, स्कूल, नोटिस, कर्नल, फीवर, मिनट, पैंट, रडार, पार्लर, प्लेट, बेस्ट, रिबन, पाउडर, फोटो, इंजेक्शन, जूनियर, होल्डर, नर्स, रेडियो, टेलीफोन, स्कूटर, डॉक्टर, टिकट, मोटर, चेयरमैन, कमीशन, मोटरसाइकिल, टैक्स, टोल प्रिंटर, टेलीप्रिंटर, नंबर, कॉलेज, नेवी, ब्लड प्रेशर, सेकंड, क्रीम, पिन, प्लेट, बहुत सारे नाम है दोस्तों। ये सब अंग्रेजी के शब्द माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे पुर्तगाली शब्द है तो पुर्तगाली शब्द में अनार, अचार, कमीज, नीलाम, पिस्तौल, बाल्टी, कमरा, आया, अगस्त, तंबाकू, चाबी, गोदाम। फ्रांसीसी शब्द है पुलिस, अंग्रेज, फ्रेंचाइज, कारतूस, कूपन, रेस्ट्रा। अरबी के शब्द है असल, गरीब, आदत, ईमान, कसर, खबर, जालिम, तरक्की, तबादला, नशा,
मुहावरा, मदद, दावत, तकिया, जनाब, किताब, उम्र, इमारत, अकीर, फकीर, ईमानदार, कसरत, जुलूस, तकदीर, दिमाग, तबला, फायदा, ये सब क्या है? अरबी शब्द है। कुछ फारसी शब्द है जैसे आदाब, आप, आराम, अंजाम, अफसोस, अंदाज, आवाज, खामोश, गुलाब, गोला, गिरह, चादर, चिराग, तीर, दंगल, पाजी, सूद, जल्दी, अजमाइश, सौदागर, किताब, तमाशा, सरदार, याद, ये सब क्या है? फारसी। तुर्की शब्द की बात करें, आका, तमगा, उर्दू, काबू, कालीन, कनात, चेचक, केची, बहादुर, गोभी, चाकू, फालतू, शायद, सागौन, संतरा, पपीता, हमेशा, सफेद, तौलिया, चाबी, साबुन, कुर्ता, पायजामा, ये सब वहीं के वर्ड है। इसके अलावा दोस्तों यूनानी शब्द है एकेडमी, बाइबल, एटम, डेल्टा, एल्ट्रस, टेलीफोन, ये सब यूनानी। जापानी शब्द है दोस्तों इंजन, पेंशन, मसाल, रेडियो, कोटा, मशीन, कोरम, राशन, एजेंडा, बोनस, मसाला, केतली, ये सब क्या है? लेटिन शब्द है। तो ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम संकर शब्द की, तो संकर शब्द दोस्तों, संकर शब्द वे कहलाते हैं जो दो भाषाओं या विभिन्न भाषाओं के अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं। या सिंपल सी बात करें कि एक ही लाइन में बात करें कि देसी शब्द और विदेशी शब्द जो मिलकर शब्द बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे जेब खर्च, तो जेब दोस्तों पुर्तगाली हो गया और खर्च जो हो गया वो फारसी हो गया। जिलाधीश, तो जिला अरबी शब्द है और धीश संस्कृत है। राम दीन, संस्कृत राम संस्कृत का है, दीन फारसी है। राम गुलाम, तो संस्कृत का राम है और गुलाम कहाँ का है? फारसी का। हेड मुनीम, अंग्रेजी का हेड है, मुनीम हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी की है, गाड़ी हिंदी की है। शादी ब्याह, तो शादी फारसी की है, हिंदी का ब्याह है। तिमाही, तो हिंदी में ती है और माही जो है वो दोस्तों फारसी है। तो ये हम देख चुके हैं, इनके बारे में समझ में आया होगा। सिनेमा घर, किताब घर, गोताखोर, तहसीलदार, फिल्म उत्सव, लाठी चार्ज, सिनेमा घर, ये सब क्या है दोस्तों? ये सभी संकर शब्द माने जाते हैं। इसके बाद हम सार्थक शब्दों को दोस्तों अर्थ के आधार पर बांटते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर और भी हम बात करें, ये चार प्रकार से होते हैं। जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चारित और अनेकार्थी। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्याय धनवाची, पर्याय मतलब वैकल्पिक और वाची का मतलब होता है वाणी, तो मतलब वैकल्पिक वाणी। हमने देखा होगा कि एक ही शब्द के कई अलग अलग नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको हम जैसे गाँव घर में अलग बोलते चिंटू, और स्कूल में जाएंगे तो सोहन या मोहन या राम, जो भी नाम बोलेंगे, चिंटू, मिंटू, सोनू, छोटू, पतलू, जो भी हम अलग अलग एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम, जैसे कोई मोन्टू नाम है उसका घर पे और प्यार से मंटू बोलते हैं, मामा उनको सिंटू बोलते हैं, या बड़े पापा उनको अलग से दूसरे सोहन बोलते हैं, मोहन बोलते हैं, स्कूल में नाम अलग है। तो ऐसे एक ही व्यक्ति के दोस्तों अलग अलग नाम को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, ये सब क्या है? इनके पर्यायवाची। जैसे जल, वारी, नीर, अम्बु, तोय, अम्बुज, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची है। आगे हम बात करें विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब ये होता है दोस्तों कि विपरीत अर्थ। जैसे दिन का रात, छोटा का बड़ा, अगला का पिछला, अस्त का उदय, गर्म का ठंडा। अब आगे बात करें अर्थ के आधार पर, इसी को बांटते हैं चार भागों में। तो दोस्तों आपने दो देखा, पर्यायवाची और विलोम। अब देखते हैं समोच्चारित। तो समोच्चारित भी दोस्तों अर्थ के आधार पर इसको बांटा गया है सार्थक शब्दों को। जिनका उच्चारण एक जैसा हो वो क्या कहलाते हैं? समोच्चारित। जिनका उच्चारण समान हो, एक जैसा हो। जैसे अंश, अंश का मतलब होता है भाग, अंश, श कौन सा? शक्कर वाला। और एक है अंश, अंश का मतलब होता है कंधा। फिर एक होता है अग, अग का मतलब एक जगह है अचल। और अघ, अघ का मतलब होता है एक जगह पाप। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे ये सब दोनों में है। अनेकार्थी को देखें तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ जो निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी। जैसे द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी, दांत, अंडज। द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, अंडज भी होता है, प्राणी भी होता है, और ब्राह्मण भी होता है, चंद्रमा भी होता है। जैसे फिर बात करें अतिथि की, तो अतिथि को हम क्या क्या बोलते हैं? मेहमान बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं, अपरिचित बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं, अभ्यागत बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी। फिर एक होता है दोस्तों एकार्थी, मतलब शब्दों का मिलकर एक अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? एकार्थी।
आगे सार्थक शब्दों को हमने दोस्तों काव्य शास्त्री के अर्थ के आधार पर या इसके आधार पर हमने इसको अलग किया है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि काव्य शास्त्री के आधार पर इसको 3 रूपों में बांटा है। तो पहला है शब्द का अभिधा रूप, दूसरा है लक्षणा रूप और तीसरा है व्यंजना रूप। तो शब्द का अभिधा रूप मतलब ये कि जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए वो क्या कहलाता है, शब्द का अभिधा रूप। मतलब सीधी बात, नो बकवास वाली बात होती है, डायरेक्ट बात बोली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द का अभिधा रूप। एग्जाम्पल देखें तो मोहन कक्षा का अच्छा लड़का है, तो ये डायरेक्टली बात बोली है, डायरेक्टली बात बोली कि मोहन कक्षा का अच्छा लड़का है, सीता सुंदर है, तो ये बात हो गई। ये डायरेक्टली बात अभिधा रूप है। और इसके बाद में शब्द का लक्षणा रूप। तो लक्षणा रूप दोस्तों क्या होता है कि जहां किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, यानी कि तुलना कर दी जाए किसी से, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, शब्द का लक्षणा रूप। जैसे मोहन कक्षा का शंकराचार्य है, तो ये दोस्तों क्या हो गया, उसकी हमने तुलना किसी दूसरे शंकराचार्य से कर दी है। जैसे सीता का हमने देखा था कि सीता सुंदर है, तो सीता का मुख चंद्रमा जैसे सुंदर है, तो ये भी हमने तुलना कर दी, सीता का मुख किससे कर दिया, चंद्रमा से कर दिया। मोहन अपने घर का दीपक है, ये भी दोस्तों हो गया, है ना, मोहन अपने घर का दीपक है, तो उसकी तुलना कर दी। और शब्द का व्यंजना रूप क्या है, तो जिसमें व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं, मतलब जिसमें हंसी आ जाए, जिसमें व्यंग्यात्मक व्यंजन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजना, शब्द का व्यंजना रूप कहते हैं। जैसे तुम्हारे तो 12 बज गए, या मोहन तो गोबर गणेश है, तो ये दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोग या विकार के आधार पर। तो विकारी शब्द, जिसको हम सविकारी भी कहते हैं, या एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द को हमने कहते हैं विकृत कर देना, मतलब बदल देना। तो विकारी या सविकारी शब्द का मतलब होता है विकृत कर देना, बदल देना। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अर्थ बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, विकारी है। जैसे माता पिता, भाई बहन, भगवान, शैतान, लड़का लड़की, पुस्तक, कलम, शहर, सिनेमा, ये सब उसके है। और संज्ञा की बात करें तो किसी स्थान को क्या पर्टिकुलर के नाम से, या फिर इनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। विशेषण दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है। क्रिया यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द जो शब्द अपना अर्थ नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द जो अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। विकारी या सविकारी शब्द में क्या कहा कि विकृत कर देना, बदल देना, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते। जैसे लड़का तो लड़कियां, माताएं, भाई तो बहनें, ये सब क्या भाई, इनसे दोस्तों क्या होता है कि विकृत कर देते हैं। अविकारी शब्द की बात करें तो जो शब्द अपना अर्थ नहीं बदलते वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, मतलब विकार बंद नहीं करते हैं। तो उनमें जैसे हैं, जैसे उनकी बात करें तो है, हो, अरे, अबे, किंतु, परंतु, और ये सब क्या है, सब अविकारी शब्द है। जैसे संबोधनवाची है, हो, अरे, अबे, हाय, ये सब क्या है, संबोधन करने वाले। क्रिया विशेषण वाची जो है वो धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, बार बार, ये क्रिया विशेषणवाची है। समुच्चयवाची तो दोस्तों और, किंतु, परंतु, लेकिन यह है। संबंधवाची आज तक, दिन भर, अथवा, या, ये सब संबंध बताने वाली बात होती है। इसके अलावा हमने निरर्थक शब्दों के बारे में देखा कि बिना अर्थ के जो होते हैं, राम वाम, रोटी वोटी, पानी वानी, लड़की वड़की, सोहन वोहन, अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, खाना वाना। तो दोस्तों ये हम आज पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें जो फुल डिटेल में है इसको हम देखेंगे। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था रूढ़ शब्दों के बारे में, रचना के आधार पे हमने अलग किया था, योग रूढ़ के बारे में, यौगिक शब्द के बारे में। तो इनके बारे में हम अलग अलग एक लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर। स्त्रोत, इतिहास या उत्पत्ति, जन्म के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा था, 5 भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। फिर इसके बाद हमने अर्थ के आधार पर बांटा था, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समोच्चारित, अनेकार्थी और एकार्थी। फिर इसके बाद काव्य शास्त्री के आधार पर बांटा था, शब्द का अभिधा रूप, लक्षणा रूप, व्यंजना रूप। प्रयोग या विकार के आधार पर हमने बांटा था, विकारी, सविकारी या फिर अविकारी शब्द, इनको हमने बांटा था, अलग अलग भेद किए थे। तो दोस्तों आज जो हमने देखा ये शब्द रचना पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो ऑडियो रहेगा वो रहेगा वाक्य रचना के ऊपर। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए। जय हिंद।